नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सी क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं अपना एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों हम लोगों के द्वारा पीडब्ल्यू परिवार के द्वारा आप सभी के समक्ष उदय बैच को शुरू किया गया है और इस बैच के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि हम आपके अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको मुख्य तौर पर कंप्लीट करा रहे हैं। हमारी आज की इस क्लास में आपका जो सामाजिक अध्ययन या फिर जिसे हम लोग एसएसटी कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं, उससे रिलेटेड एक हमारा चैप्टर चल रहा है। उसको हम लोग दोस्तों अपनी आज की इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। काफी महत्वपूर्ण हमारा ये अध्याय है और आप देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों ये हमें राजनीतिक विज्ञान, क्या है दोस्तों, ये जो हमारा राजनीतिक विज्ञान या फिर जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं ना, पॉल साइंस, उस वाले भाग के अंदर मिलता है। और हम लोग अब तक इस चैप्टर से संबंधित एक लेक्चर को कर चुके हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे और ये जो पूरा का पूरा अध्याय है ये कहीं ना कहीं टिका हुआ है उन बातों पर कि हमारे देश के अंदर आखिर जो लोकतंत्र है ये किस तरीके से कार्य करता है, भारत के अंदर चुनावी प्रणाली किस तरीके से होती है, चुनावों के अंतर्गत कौन चुनावों को कराता है, कोई व्यक्ति चुनाव में कैसे खड़ा हो सकता है, चुनाव जब होता है तो देश में कौन कौन से नियम लग जाते हैं, चुनाव में खड़े होने के लिए क्या क्या शर्तें या फिर आप देखते हैं कि योग्यता होती है और चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग अपने लेक्चर नंबर 1 में आप सभी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपनी आज की इस क्लास को करेंगे शुरू और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे डिस्कस। और अपन के इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे और वो क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी आज के इस लेक्चर नंबर 2 में आप और हम क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लोगों की भागीदारी। जब भी हम लोग ये बात करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र का मतलब हुआ कि देश के अंदर देश को चलाने की पावर हमारे देश की जनता के पास है और देश की जनता चुनावों में भाग लेकर, है ना, क्या करती है, अपने में से ही कुछ लोगों को चुनती है और ये जो चुने हुए लोग होते हैं ये देश को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो उसके अंतर्गत हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव में शामिल कराना होगा। तो देश में लोगों की भागीदारी चुनाव के अंतर्गत क्या होती है, कैसे होती है, वो समझेंगे। देश के अंतर्गत स्वतंत्र और उसी के साथ साथ निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां और परेशानी हमें देखने को मिलती हैं उनको देखेंगे। और उसी के साथ साथ इस अध्याय से संबंधित जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं, आपके एनसीईआरटी के आप देखते हैं कि प्रश्न उत्तर हैं या फिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो आपके पेपर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उनको एक एक कर दोस्तों हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इन सभी बातों को आप सभी के समक्ष रखते चलेंगे। क्लास को करें शुरू, क्यों ना उससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 1 में बिंदुओं को डिस्कस किया था उसका एक तरीके से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने किन महत्वपूर्ण बातों को आप सभी के साथ लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा अध्याय है, पूरे के पूरे अध्याय का नाम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सभी को पता है कि इस पूरा का पूरा जो अध्याय है वो कहीं ना कहीं चुनावी प्रणाली या फिर आप लोग देखते हैं कि चुनावी राजनीति पर टिका हुआ है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चुनाव क्या होते हैं, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि देशों को चलाने के हमें अलग अलग तरीके दिखते हैं, एक तो दिखता है लोकतंत्र, एक दिखता है दोस्तों राजतंत्र, है ना, और एक दिखता है दोस्तों हमें क्या, एक दिखता है हमें सैन्य तंत्र। तो दुनिया के अंतर्गत देश पर शासन करने के अलग अलग तरीके हमें दिखते हैं। हमें पता है कि लोकतंत्र के अंदर जो देश की जनता होती है या फिर जो देश के लोग होते हैं उनके पास क्या होता है दोस्तों, देश को चलाने की पावर या फिर शक्ति होती है और देश की जनता क्या करती है, अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर क्या करती है, चुनाव के जरिए अपने में से ही कुछ लोगों को अपना नेता बनाती है और ये जो चुने हुए नेता लोग होते हैं ये फिर देश को चलाते हैं, ये हमें पता है। राजतंत्र की बात की जाती है दोस्तों तो हम देखते हैं कि राजतंत्र के अंदर मुख्य तौर पर एक व्यक्ति या फिर आप देखते हैं कि एक व्यक्ति का परिवार ही उस देश के ऊपर शासन करता रहता है और एक पीढ़ी जाती है, एक जनरेशन जाती है तो दूसरा पहले पिताजी राजा बनते हैं, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरीके से आप देखते हैं कि एक व्यक्ति या फिर उसका परिवार ही शासन करता है। इसको हम लोग राजतंत्र के नाम से पुकारते हैं। और सैन्य तंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मुख्य तौर पर जब देश के अंदर सेना
देश को चलाने की जिम्मेदारी संभाल लेती है, उसी को हम लोग सैन्य तंत्र कहते हैं। अब हमें पता है कि हमारा प्यारा भारत देश कैसा है। हमारा प्यारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। और हम ये क्यों कहते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है? क्योंकि हमारे प्यारे भारत के अंदर चुनाव होते हैं। अब इन चुनावों के जरिए देश के जो लोग हैं, देश की जो जनता है, देश के जो नागरिक हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, अपने में से क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपना नेता चुनते हैं। और देश के अंदर कौन वोटिंग कर सकता है, देश के अंदर कौन अपना वोट दे सकता है? आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ना। आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब क्या होता है? भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, अब चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर आप देखते हैं कि कोई और जेंडर हो, आप देखते हैं कि वो किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी धर्म को बोलने वाला हो, देश के अंदर किसी भी राज्य से हो, किसी भी संस्कृति से जुड़ा हो, अगर वो भारत का नागरिक है, 18 साल से बड़ा है, तो उसको वोट देने का अधिकार मिलता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। देश के अंदर देश को चलाने की पावर देश के लोगों के पास है। देश के लोग अपनी इस पावर का यूज कैसे करते हैं? चुनावों के जरिए। और चुनाव में मुख्य तौर पर देश का कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा है वो क्या करता है दोस्तों? भाग लेता है। और मुख्य तौर पर लोग क्या करते हैं? अपने में से ही कुछ लोगों को वोट देकर उनको अपना नेता बना लेते हैं। अब मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था, आप लोगों ने देखा था कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर जो हमारे चुनाव होते हैं, एक तो हमें किस तरीके का चुनाव दिखता है दोस्तों? एक तो दिखता है हमें पूरे देश से संबंधित चुनाव, जिसे हम लोग लोकसभा इलेक्शंस कहते हैं, है ना। तो पूरे देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, पूरे देश को आप देखते हैं कि पूरे देश का विकास हो, पूरे देश के अंदर से नेता लोगों को चुना जाए। तो जब पूरे देश में आप देखते हैं कि चुनाव कराए जाते हैं और देश के हर एक भाग से एक नेता आते हैं, तो उस चुनाव को हम लोग लोकसभा के चुनाव के तौर पर पुकारते हैं। और आप देखते हैं कि हमारे सामने 545, तो देश में हम लोग देखते हैं कि 545 लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है ना। देश के अंदर 545 लोकसभा के नेता चुने जाते हैं। अब ये जो नेता लोग होते हैं, देश की जनता ही उन्हें चुनती है। और पूरे देश से संबंधित जो हमारे चुनाव हैं उसको हम लोग लोकसभा के तौर पर पुकारते हैं। और ये सभी नेता लोग क्या करते हैं दोस्तों? ये सभी नेता लोग अपना एक समूह बना लेते हैं। जितने भी नेता लोग जीतते हैं ना, ये जो जीते हुए नेता लोग होते हैं, ये अपना एक समूह बनाते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग सरकार या फिर गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि देश के अंदर सरकार ने लिया ये फैसला, सरकार ने बनाए, सरकार ने बढ़ा दिए बिजली के दाम, सरकार ने की किताबें फ्री, सरकार ने दिए लोगों को वाईफाई, है ना। आप लोगों ने ये खबरें बहुत बार सुनी है। तो मुख्य तौर पर सरकार क्या है भाई? सरकार देश के अंदर जो हमारे जीत कर आए हुए नेता लोग हैं ना, इनका ग्रुप है। और ये जो ग्रुप होता है, ये काम क्या करता है दोस्तों? इसका काम होता है कि भाई देश को चलाने के, ये जो हमारी सरकार है इसका काम क्या है कि देश को चलाना है, इनको देश का विकास करना है। और इसके लिए ये क्या करते हैं दोस्तों? इसके लिए ये नए नए कानून बनाते हैं। और अगर कोई पुराने कानून बने हुए हैं तो उनमें क्या करते हैं दोस्तों? बदलाव करते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि संशोधन करते हैं। अपनी पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इन सभी बिंदुओं को आप सभी के समक्ष बहुत अच्छे तरीके से देखा था। तो देश के अंदर एक होता है लोकसभा का चुनाव, जिसके अंदर पूरे देश में हम देखते हैं कि हमारे नेतागण चुनकर आते हैं। जीते हुए नेता लोग अपना समूह बनाते हैं, जिसे सरकार या फिर गवर्नमेंट कहा जाता है। और ये जो हमारी गवर्नमेंट होती है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर देश को चलाने के कानूनों को बनाती है, या फिर जो पुराने कानून है उनमें बदलाव या फिर संशोधन करती है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारे पास एक और प्रकार के हमारे आपको दिखते हैं कि चुनाव होते हुए दिखते हैं। भारत के अंदर आपको वर्तमान समय में 28 राज्य दिखते हैं। और राज्यों का विकास हो, है ना, कि राज्यों को आगे बढ़ाया जाए। हर राज्य के अंदर अच्छी बिजली हो, हर राज्य के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि सड़कें हो, हर राज्य के अंदर अच्छी बिजली हो, हर राज्य के अंदर शिक्षा को मजबूत किया जाए। तो हम देखते हैं कि राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, है ना। हमारे हर राज्य के पास विधानसभा दिख रही है। तो राज्यों में आप देखते हैं कि विकास करने के लिए विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। और जो लोग विधानसभा के चुनाव जीतते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि उनको हम लोग एमएलए कहते हैं, या फिर विधायक के नाम से पुकारते हैं, है ना। और जो लोग लोकसभा के इलेक्शंस जीतते हैं उनको हम लोग एमपी या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद कहते हैं। ठीक है भाई, विधानसभा के अंदर जो जीतकर गए हुए नेता होते हैं, आपको क्या दिखता है दोस्तों? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है राज्य का विकास करना, राज्य से संबंधित कानून बनाना, और राज्य से संबंधित अगर कोई कानून बना हुआ है तो उसमें बदलाव करना, है ना।
और आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर हमारे देश के अंदर चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, इन सभी चुनावों को कराने वाला जो संस्था है दोस्तों वो क्या है, आप सभी को पता है कि वो कहलाती है हमारी, क्या है दोस्तों, आपको दिखता है चुनाव आयोग, है ना। हमारे देश के अंदर एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, आपको दिखता है कि एक स्वतंत्र देश के अंदर मौजूद एक संस्था है जिसको ये काम दिया जाता है कि वो मुख्य तौर पर क्या करेगी दोस्तों, देश के अंदर चुनाव कराएगी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो। और चुनाव आयोग के पास आप देखते हैं कि बहुत सारी शक्तियां हैं और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर कर चुनाव आयोग क्या करता है दोस्तों, देश के अंदर मुख्य तौर पर स्वतंत्र, है ना, बिना किसी गड़बड़ी के, और आप देखते हैं कि आजादी के साथ कि लोग बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने नेता को चुने, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी चुनाव आयोग की होती है। और आप देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब क्या होता है, निष्पक्ष का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि अगर अभी कोई नेता बना हुआ है तो वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक तरीके से आप देखता है कि सेटिंग कर ले कि भाई वो एक तरीके से दोनों दोस्त बन जाएं और चुनाव आयोग और वो नेता फिर अपने हिसाब से वोटिंग अपने फेवर में डलवाएं, तो ऐसा भी नहीं होता। चुनाव आयोग पूरे तौर पर आपको दिखता है कि बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी दखल अंदाजी के बेहतरीन तरीके से इलेक्शन कराता है, चुनाव कराता है। तो देश में हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ इन बिंदुओं को डिस्कस किया है। हमारे देश में चुनावों को कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि कराया जाता है ना। और देश के अंदर दोस्तों जब हमारा चुनाव शुरू होता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि देश का जो हर एक नागरिक है, देश के अंदर रहने वाला जो हमारा हर एक नागरिक है, उसे क्या दिया जाता है दोस्तों, आपको दिखता है कि उनको वोटर आईडी, वोटर आई कार्ड भी जिसे कहा जाता है, ये दिया जाता है। और इस वोटर आईडी पर आप देखते हैं कि आपका चेहरा होता है, यानी कि आपका, आप देखते हैं कि चेहरा होता है, जो भी आपका चेहरा है, उसी के साथ इस पर आपका नाम होता है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो लिखा होता है, आपकी आयु लिखी होती है। और इसी आई कार्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, अपने वोट को देता है, अपने वोट को देता है। जब देश के अंदर दोस्तों चुनाव हो रहे होते हैं, मान लीजिए कि अगर किसी क्षेत्र में ऐलान कर दिया जाता है कि भैया यहां पर चुनाव होगा, तो उस समय आप देखते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है कि जो लोग चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, जो लोग चुनाव में नेता बनना चाहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो चुनाव आयोग के पास जाते हैं और वो अपना नाम लिखवाते हैं, अपना नामांकन कराते हैं, है ना, अपना नामांकन कराते हैं। और नामांकन करने के बाद जो भी व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को देता है कि मुझे इस इलाके का, मान लीजिए, सांसद बनना है या फिर मुझे इस इलाके का विधायक बनना है, तो चुनाव होने से पहले कोई भी व्यक्ति जो इस इलाके के अंतर्गत रहता है या फिर इलाके से बाहर है, वो भारत का नागरिक हो तो वो देश के अंदर उस क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। आप चुनाव आयोग में अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना नाम, आपके ऊपर आपकी कितनी योग्यता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। और जब ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद आप देखते हैं कि चुनाव का दिन तय होता है। और चुनाव के दिन से पहले आप देखते हैं कि चुनाव आयोग मुख्य तौर पर उम्मीदवारों को ये मौका देता है कि आप अपना चुनाव प्रचार करें, यानी कि आप जनता से ये बात करें कि क्यों आपको अपना नेता चुना जाए। क्योंकि एक क्षेत्र में, है ना, मान लीजिए कि अगर एक क्षेत्र हमें दिख रहा है तो इस क्षेत्र में आपको दिख सकता है कि बहुत से लोग खड़े हो सकते हैं, है ना, आपको दिखता है कि बहुत से लोग इस क्षेत्र के अंदर चुनाव जीतने के लिए खड़े हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र का नाम क्या है दोस्तों, इस क्षेत्र का नाम है बाबुलपुर ठीक है, मान लीजिए कि एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है बाबुलपुर। अब इस इलाके के अंतर्गत आप देखते हैं कि 5 लोग खड़े हुए हैं। अब इन लोगों ने अपना नाम चुनाव आयोग के पास जमा करवाया और ये कह रहे हैं कि भाई हमें इस इलाके का नेता बनना है, तो चुनाव आयोग इनको मौका देगा। चुनाव वाले दिन से पहले इन सभी नेताओं को मौका दिया जाता है कि आप लोग अपना चुनाव प्रचार करें। और ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, है ना, आप देखते हैं कि ई हुआ, ये जो 5 हमारे कैंडिडेट्स हैं या फिर उम्मीदवार हैं, ये जनता से लुभावने वादे करेंगे कि आप मुझे चुने, मैं आपके घर में फ्री एसी लगवाऊंगा। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूं, अगर आप मुझे चुनेंगे तो मैं आपके घर में वाईफाई लगवाऊंगा, मैं आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दूंगा। तो अलग अलग लुभावने वादे किए जाते हैं। जिसके वादे जनता को अच्छे लगते हैं, जनता उसे वोट देती है ना। मान लीजिए कि अगर ए वाले व्यक्ति के वादे जनता को अच्छे लगे तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, मान लीजिए कि इन्हें 50% वोट मिले, बाकी को आप देखते हैं कि कम कम वोट मिले, तो जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है उसे ही नेता बना दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि देश के अंदर हमारी चुनावी प्रणाली होती है और चुनावी प्रक्रिया होती है। तो वो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था ना दोस्तों, उसको बहुत सिंपल तरीके से हमने यहां पर आप सभी के समक्ष डिस्कस किया है। लेट्स बिगिन द क्लास। आप समझने की कोशिश करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे और कहानी को बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही सरलता के साथ आप सभी के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, क्या लिखा है,
लोगों की भागीदारी, है ना, कि भैया किसी भी देश के अंदर या फिर अगर हम भारत के संदर्भ में कहें कि हमारे देश के अंदर भाई लोकतंत्र है। अब ये लोकतंत्र आप देखते हैं कि दोस्तों सच में तभी है जब देश की जनता देश के अंदर चुनावों में भाग ले। अगर चुनाव ही ना हो, देश के अंदर जनता को चुनाव में भाग लेने का मौका ही नहीं मिले, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो देश के अंदर लोकतंत्र है, ये इस बात पर टिका हुआ है कि देश के अंदर होते हैं चुनाव, और देश के अंदर होने वाले इन चुनावों में हमारी देश की जनता बड़े स्तर पर क्या करती है दोस्तों? भागीदारी लेती है। जब भी देश के अंदर आप देखते हैं कि चुनाव की घोषणा होती है, तो मुख्य तौर पर भारत में चुनाव एक तरीके से त्योहार के तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। घर की टेबल में आप देखते हैं कि घर के मुद्दों में चुनावी बातें शुरू हो जाती हैं। अरे हमारे क्षेत्र से वो आदमी खड़ा हो रहा है, उसको वोट देना है या फिर इसको वोट देना है, इस तरीके के डिस्कशन आप देखते हैं। तो भारत जैसे देश में चुनाव एक त्योहार के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। यहां पर हम देखते हैं कि आम धारणा के विपरीत भारत के चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। तो जब से हमारा देश आजाद हुआ था दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या देश में जब से आजादी प्राप्त हुई और देश का सबसे पहला जो हमारा इलेक्शन हुआ था वो 1951 में हुआ था, तो क्या उस समय जितनी भी हमारी पॉपुलेशन थी, क्या सभी ने देश के अंदर वोटिंग करी थी? ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 100 में से 100 लोग, कि देश की पूरी जनसंख्या क्या करती है? वोटिंग के लिए आती है या फिर अपना वोट देती है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि स्थिति बदल रही है। भारत जैसे बड़े जनसंख्या वाले देश में, जो दुनिया का आज के समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश आकार के हिसाब से हमारा प्यारा भारत देश है, आप देखते हैं कि इस स्थिति में हमारे देश में बड़े तौर पर परिवर्तन हमें आता हुआ दिख रहा है। शुरुआती सालों में जब से हमें आजादी मिली थी, तो देश में बहुत कम ही लोग थे जो चुनाव के समय में अपना वोट देने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे कहानी आप देखते हैं कि बदलती जा रही है। 2013 के आंकड़े यहां पर बताए गए हैं कि भारत के 4 अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं के इलेक्शंस हुए, और इन विधानसभाओं के इलेक्शंस में हम देखते हैं कि वहां पर लगभग 80% लोगों ने वोट दिया। तो ये बहुत अच्छा नंबर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। भारत के चुनाव में अगर देखा जाए कि वो कौन लोग हैं जो बड़े स्तर पर चुनाव में, आप देखते हैं कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो वोट देने जाते हैं, तो अधिकतर भारत के अंदर मौजूद जो हमारे गरीब समाज से आने वाले हमारे भाई होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों? वो इस चुनाव में ज्यादा बड़े जोर शोर से भाग लेते हैं, क्योंकि गरीब जनता को लगता है कि भाई यहां पर मेरे पास मौका है अपनी पावर को दिखाने का। और गरीब जनता की हमेशा से आस रही है, उनको लगता है कि ये जो वोट है ना, इसी वोट के जरिए शायद उनके आने वाले भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तो भारत में बड़े स्तर पर अगर ये देखा जाता है कि कौन से हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो देश के चुनाव में सबसे ज्यादा भागीदारी लेते हैं, तो देश में जो हमारे गरीब समाज से आने वाले लोग हैं वो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वहीं जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो बहुत ज्यादा आपको दिखता है कि हाई क्लास लोग हैं, वो चुनाव के प्रति उदासीन रहते हैं। उदासीन का मतलब कि जिस दिन वोटिंग है तो चले जाते हैं वोट देने, अगर नहीं जाते तो घूमने भी चले जाते हैं, है ना। तो मिडिल क्लास हुए भारत के अंदर मौजूद, या फिर आप देखते हैं कि हाई क्लास लोग हुए, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, वो अब इन चुनावों को लेकर उतने ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन हमारे जो गरीब जनता है उनमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। अगर हम देखते हैं दोस्तों कि विधानसभा चुनावों में मिडिल क्लास और उच्च वर्ग के लोगों में अब धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलने लगा है। तो शुरुआती समय में जब देश में आजादी हुई थी, तो उस समय तक तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि सिर्फ गरीब जनता ही ज्यादा अच्छे तौर पर बड़े जोश के साथ चुनावों में भाग लेती थी। लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलती लगी है, और पिछले अगर हम 10 से 15 सालों के इलेक्शंस देखते हैं भारत के अलग अलग विधानसभाओं के या फिर लोकसभा के, तो उसके अंतर्गत ये पाया गया है कि अब भारत के समाज से आने वाला जो हर एक वर्ग है, चाहे गरीब जनता हो, चाहे मध्य वर्गीय परिवार के लोग हों या फिर हाई क्लास उच्च वर्ग के लोग हों, वो सभी देश के इलेक्शंस में भाग लेते हैं। और जब चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया जाता है, तो भाई किसी भी देश के लिए जहां पर यह कहा जाता है कि वहां पर लोकतंत्र मौजूद है, तो उस देश में वो लोकतंत्र तभी वास्तविक तौर पर लोकतंत्र माना जाएगा जब वहां पर मौजूद हर समाज का हर एक वर्ग और उसके अंदर मौजूद हर एक व्यक्ति अपने वोट का प्रयोग करता है ना। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि अगर देश के अंदर चुनाव हो रहे हो, लेकिन अगर देश की जनता भाग ही नहीं लेगी, तो देश को क्या हम लोकतांत्रिक देश कहेंगे? नहीं कह सकते। तो अगर देश के अंदर हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग देश के चुनावों में सक्रिय हों, देश के चुनावों में भागीदार लें। उसी के साथ साथ चुनावी नतीजों को स्वीकारना। देखिए, अगर हम देखते हैं कि दोस्तों भारत के अंदर जो हमारे चुनाव होते हैं ना, उसमें आप देखते हैं कि धांधली होती है।
है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर चुनाव आयोग जो चुनाव कराती है उसमें गड़बड़ी नहीं देखने मिलती है। तो बड़े स्तर पर अगर आप देखते हैं दोस्तों तो चुनाव निष्पक्ष होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कोई ना कोई उम्मीदवार या फिर कोई ना कोई व्यक्ति चालाकी चल देता है। तो आप देखते हैं कि कभी ना कभी कभार हमें भारत के अंतर्गत क्या मिल जाता है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हमें ऐसा देखने को मिल जाता है कि वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी, आपको दिखता है कि बिना किसी भय के बहुत अच्छे तरीके से चुनाव को कराता है। अगर हम देखते हैं कि भारत के चुनावों की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को देखते हैं कि क्या भारत के अंदर जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। लोकतांत्रिक तरीके का मतलब हुआ कि हमारे देश के अंदर मौजूद हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी धर्म से आता हो, वो देश के अंदर चुनाव में भाग ले सकता है। क्या कभी आपने ऐसा होते हुए देखा कि चुनाव हो रहे हैं और किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति से कह दिया जाए या फिर किसी एक भाषा विशेष के व्यक्ति से कह दिया जाए, अरे ये तुम्हें वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, जाओ? क्या कभी ऐसा होता है? आप देखते हैं कि ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, ये ना के बराबर ही होते हुए हमें दिखती है। हम देखते हैं कि चुनावों में अक्सर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि भारत की जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को दिखाती है कि देश के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो किसी भी समाज से, किसी भी समुदाय से, किसी भी संस्कृति से, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा का बोलने वाला व्यक्ति चुनाव में वोट करने जा सकता है और किसी को भी अपना वोट दे सकता है, किसी भी पार्टी से अगर वो संबंधित है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि दोस्तों चुनावों में जो अक्सर सत्ताधारी दल होता है उनकी हार भी हो जाती है ना। अब ये सत्ताधारी दल क्या होता है दोस्तों? सत्ताधारी दल का मतलब क्या होता है कि अगर हम वर्तमान समय में समझें, जैसे हम लोग देखें कि वर्तमान समय में साल 2019 में हम देखते हैं कि हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे और लोकसभा के अंतर्गत क्या कहा गया है दोस्तों? आप सभी को पता है कि हमारे पास 545 सदस्य हैं। अब देश के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी यह चाहती है कि उनके सबसे ज्यादा साथी जीते और देश के संविधान में यह बताया गया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले क्या कर लेती है, 272 के नंबर तक पहुंच जाती है ना। यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर उसके जो सदस्य हैं अगर वो अकेले ही 272 हो जाते हैं, कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल है, उसके जो टोटल साथी हैं वो अगर 272 हैं, 545 में से आपको दिख रहा है कि 272 साथी अगर उनके साथ होते हैं, उनके पार्टी के होते हैं, तो वो देश के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? वो देश के अंदर अपनी सरकार बनाते हैं। तो हमने देखा ना कि साल 2019 में बीजेपी की सरकार बनी थी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही 303 उनके सांसद या फिर सदस्य जीत गए थे, है ना। इसी वजह से देश के अंदर हम देखते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखती है। और कुछ ऐसा ही साल 2014 में भी हुआ था, जब हमने क्या देखा था कि मुख्य तौर पर जो हमारे देश के अंदर आपको दिखता है कि जो सरकार थी ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। तो ऐसा कोई दल जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि 272 के आंकड़े को छू लेता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग 272 का जादुई आंकड़ा भी कहते हैं ना। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी राजनीतिक दल है ना, आपको दिखता है कि अगर उनके 272 साथी जीत जाते हैं तो उनको देश के अंदर सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा साथी जीते थे, 272 से ज्यादा थे, और उसी के साथ साथ 2019 में भी, इसीलिए इनको देश में सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन यहां पर एक बिंदु बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर देश में कोई पार्टी है जिसकी सरकार चल रही है और अगर जनता उनके काम से खुश नहीं होती तो आप देखते हैं कि जनता उनको वोट नहीं देती है। जी हां, देश में ऐसा बहुत बार हुआ है। साल 2014 के समय में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे देश के अंदर आपको दिखता है कि उस समय कांग्रेस शासन करा करती थी। कांग्रेस जो थी वो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि शासन करा करती थी, है ना। कांग्रेस पार्टी थी और वो देश के अंदर एक सत्ताधारी यानी कि पावर में थी, उन्हीं की सरकार थी पूरे देश में, लोकसभा में। लेकिन उनसे जनता खुश नहीं थी। आप देखते हैं कि जनता ने उनको वोट नहीं दिया और बीजेपी को मौका दिया। तो आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, है ना। कि ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में है, जो राजनीतिक दल पावर में है, वो अपने हिसाब से चुनावों को कराता है। चुनाव पूरे तौर पर निष्पक्ष होते हैं। राजनीतिक दल या फिर जो नेता लोग होते हैं वो चुनाव को अपने हिसाब से नहीं करा सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि कई राज्यों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सरकार या कार्यकाल से अधिक नहीं चल सकती,
हैं और उसी के साथ साथ वर्तमान सांसदों और विधायकों में से भी अधिकतर चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति नेता के तौर पर चुना जाता है, जैसे वो संसद का सदस्य बनता है यानी कि वो सांसद बनता है, या फिर वो किसी विधानसभा में विधायक बनता है या फिर एमएलए बनता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति 5 सालों के लिए अगर चुना गया है और वो सही तरीके से काम नहीं करता, तो क्या अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद उसके जीतने के चांसेस होंगे? भाई नहीं होंगे। जनता को काम चाहिए। आपको दिखता है कि अगर आप जनता ने अगर आपको एक बार चुन लिया है और उसके बाद फिर अगर आप सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो जनता फिर आपको हटाकर नए लोगों को मौका दे देती है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो लोग अभी नेता हैं, जनता उनको क्या कर देती है दोस्तों, उनको फिर हार का सामना करा देती है, उनको वोट नहीं देती है। तो चुनाव में ऐसा बहुत बार होता हुआ दिखा है, जो ये दर्शाता है कि भारत के अंदर चुनाव बहुत ही मुख्य तौर पर निष्पक्ष तरीके से होते हैं। उसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों जिसको हमें समझना होगा, वो ये है कि कई धनी और बाहुबली नेता भी चुनाव में आ जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेता लोगों के पास होती है पावर, है ना। आपको दिखता है कि नेता लोगों के एक सिग्नेचर से उस इलाके के अंतर्गत कोई भी कार्य होता है, तो नेता लोगों के अंतर्गत आप देखते हैं कि सारे सरकारी अधिकारी आते हैं। तो इसी वजह से बहुत से लोग जो पावरफुल होते हैं, जिनके पास पैसा होता है ना, वो ये कोशिश करते हैं कि पैसा तो है, क्यों ना हम चुनाव में खड़े हो जाएं और उसके बाद आप देखते हैं कि हम नेता लोग बन जाएं। आप देखते हैं कि बहुत से जो धनी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, या फिर बाहुबली का मतलब कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो आपराधिक छवि के आते हैं, वो भी चुनाव के अंदर आपको दिखता है कि हार जाते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो, जनता, देश का नागरिक कोई भी हो, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या फिर बाहुबली हो, है ना। आपराधिक प्रवृत्ति का हमें अगर दिखता है, लेकिन आप देखते हैं कि अगर वो व्यक्ति अपने धन का प्रयोग कर सकता है चुनाव में जीतने के लिए कि लोगों से कहे कि मुझसे पैसा ले लो, नहीं। आप देखते हैं कि क्या वो पावर का प्रयोग कर सकता है कि लोगों को डरा धमका के, नहीं। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर बहुत बार ये देखा जाता है कि जितने भी ये बाहुबली होते हैं या फिर धनी लोग होते हैं, ये भी चुनाव में खड़े तो होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि अगर जनता को इनके वादे पसंद नहीं आते तो जनता इनको हार का सामना कराती है। उसी के साथ साथ चुनाव के परिणाम आते आते तो हमें देखने को मिलता है कि जनता जो होती है उसी का आदेश मानना होता है, कि जनता ने जो कहा है उसको सभी को मानना होता है, कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी नेता लोगों को उसको स्वीकार करना होता है। अब भारत जैसे बड़े देश के अंदर दोस्तों, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश आकार के हिसाब से, दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से, इतनी सारी संस्कृतियां, इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं, इतने बड़े देश में जो अलग अलग संस्कृति को रखता है, जहां पर अलग अलग विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं, इस देश के अंदर चुनाव को कराना और उस चुनाव को स्वतंत्र कराना, यानी कि कोई गड़बड़ी ना हो, निष्पक्ष कराना, कि ऐसा नहीं हो कि कोई नेता अपने हिसाब से चुनावों को कराए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा चुनाव आयोग इस चुनौती को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है। हम देखते हैं कि धन और संसाधन के मामले में जो बड़ी पार्टियां होती हैं देश के अंदर, आप देखते हैं कि बड़ी पार्टियां, अगर हम भारत के अंतर्गत देखते हैं तो हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो देश की 2 बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं, जिनके पास आप देखते हैं कि अच्छे संसाधन हैं, इनके पास अच्छे इनके फैन बेस भी हैं, और आप देखते हैं कि ये अपने इसका प्रयोग मुख्य तौर पर करते हैं, है ना। तो धन और संसाधन में बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार उम्मीद होते हैं, और जो छोटी पार्टियां होती हैं देश में, आपको छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी दिख जाती हैं। तो ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं दोस्तों, लोगों को मौका देती हैं, है ना। आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है तो आपको दिखता है कि उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसको उस पार्टी के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि ये एक अच्छा स्वरूप देखने को हमें नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ कई निर्वाचन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी, बहुत बार ये भी देखने को मिल जाता है कि जहां पर चुनाव कराया जा रहा होता है वहां पर जो आपराधिक प्रवृत्ति, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, वो भी चुनाव के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, नेता बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। वहीं जो छोटी पार्टियां होती हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार का मतलब क्या हुआ, निर्दलीय उम्मीदवार का मतलब हुआ कि वो किसी पार्टी से खड़े नहीं होते, वो अकेले ही अपने नाम के तहत खड़े होते हैं कि आप हमें वोट दें, मैं इस इलाके का हूं। तो ऐसे भी आपको देश के अंदर चुनाव में लोग खड़े होते हुए देखते हैं। कई पार्टियों में आप देखते हैं कि कुछ चुनिंदा परिवारों का ही दबदबा होता है। भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं कि जितनी भी हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर छोटी राजनीतिक दल हैं, वहां पर यह देखा गया है कि अगर एक व्यक्ति बड़ा नेता बन जाता है तो फिर उसी के बेटे को उसी पार्टी में एक और बड़ा मौका मिलता है, फिर उसी के बेटे को यानी कि उनके पोते को फिर एक और बड़ा मिलता है। चाहे आप भारत के किसी भी राजनीतिक दल को देखते हैं, वहां पर आपको इस प्रकार का परिवारवाद देखने को मिल जाता है कि भैया जी माता जी भी हैं, बेटी जी भी हैं, और उसके बाद फिर उनके बेटे जी, फिर इनके भी आपको दिखता है कि पिताजी थे। तो बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं, जो एक अच्छा
स्वरूप नहीं देती हैं, है ना। कि परिवारवाद होना, अगर राजनीति के अंदर हमें परिवारवाद दिखेगा तो दोस्तों आप लोग देखते हैं कि देश के अंदर चुनाव को या फिर देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में तो कहा जाता है ना कि सबको मौका मिलना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति योग्य है, अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में योग्य है, हाँ उसको फिर मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है और सिर्फ उसको उसके पिताजी के नाम पर आप देखते हैं कि पार्टी में या फिर राजनीति में आगे बढ़ाया जाता है, तो ये देश के लिए या फिर चुनावी प्रक्रिया के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए कदापि भी सही नहीं है। और मुख्य राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि आपके अलग अलग कार्यक्रमों में एक दूसरे से क्या करती हैं, चुनाव में भाग, जब चुनाव होते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े होती हैं, है ना। और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि आप हमें मौका दें, है ना। तो ये बात हमने डिस्कस की। तो हमारे अब तक के जो बिंदु रहे थे दोस्तों, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि चुनाव आयोग के सामने ये कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कठिनाई रहती है कि वो सही तरीके से चुनाव कराएं, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं। तो उनको अच्छे अधिकारियों की जरूरत पड़ती है जो बड़े लेवल पर इस काम को बहुत सुचारू तौर पर करा सकें। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे चैप्टर से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, उनको एक एक कर हम लोग समझते हैं। पूछा जा रहा है दोस्तों कि चुनाव क्यों होते हैं और इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। तो जो वाक्य ठीक नहीं है वो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उसको देखना है। देखिए, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का मौका देता है। जी हाँ, कि जो चुनी हुई सरकार है उसने कैसा काम किया है 5 साल, उसको भी जनता क्या करती है, उसका मूल्यांकन करती है, उसको इवेल्युएट करती है। अगर सही काम किया होगा तो उन्हीं नेता लोगों को जिताती है। बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा है कि लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। जी हाँ, जो भी मुझे पसंद है मैं उसको वोट दूंगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसी के बाद लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बनवा सकते हैं। जी हाँ, चुनाव के अंदर जो लोगों का समूह है वो अपने नेता लोगों से कहता है कि भाई आपको हम तभी वोट देंगे अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कोई काम करेंगे। स्टूडेंट्स का ग्रुप नेता के पास पहुंच गया, आपको हम तभी वोट देंगे अगर आप हमारे लिए कोई नए कार्यक्रम को बनाएंगे। महिलाओं का ग्रुप पहुंच गया नेता के पास, हम आपको तभी वोट देंगे अगर आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रमों को करेंगे। तो ये भी चुनाव के अंदर होता है। लेकिन जो चीज नहीं होती है दोस्तों, जो वाक्य ठीक नहीं है, वो है कि लोग चुनाव को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन का अवसर देते हैं। नहीं भाई, न्यायपालिका का चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। न्यायपालिका एक अलग स्वतंत्र हमारा संस्था है जो सिर्फ न्याय के काम को देखती है। अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो उसे न्याय दिलाती है, और अगर कोई कानून को नहीं मानता तो उसे दंड देती है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, ये बताने के लिए इनमें से कौन सा कारण सही नहीं देता है। कि भारत के अंदर जो हमारे चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं, इनमें कौन सी बात हमें सच्ची नहीं लिखती है। देखिए, सबसे पहला है कि भारत के अंदर चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। जी हाँ, ये बात हमें बताता है कि भारत के अंदर चुनाव एक अलग संस्था कराती है जिस पर कोई सरकार या फिर कोई नेता अपनी मनमर्जी से काम नहीं करा सकता। तो ये भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक दिखाती है। बिल्कुल सही बात है। भारत के अंदर हर 18 साल से बड़ा व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, ये भी बता रहा है कि देश का कोई व्यक्ति देश के चुनाव में भाग लेगा तो ये लोकतंत्र में ही होता है। बिल्कुल सही बात है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनता के जनादेश को मानती है। क्या कभी ऐसा होते हुए देखा कि जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया तो जो हार गई पार्टियां वो कहे हम नहीं मानते, नहीं हम नहीं मानेंगे? ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं कि चुनाव में जो जनता का जनादेश होता है, हारने वाली पार्टियां उसको मानती हैं क्योंकि उनको चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास होता है। लेकिन आप देखते हैं कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, इसके बारे में ये कथन सही बात नहीं देता कि भारत में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। तो सबसे ज्यादा वोटर होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भारत का चुनाव लोकतांत्रिक है ना। तो ये वाला कथन भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक होने में एक सही विशेषता या फिर सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको मेल ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल से प्रश्न है, उनको हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है। ए बी सी डी 4 हमारे ये कथन है और उसके नीचे 1 2 3 4 ये हमारे कथन है। तो ए को 1 2 3, तो हमें शब्दों को आपको देखते कि हमारे जो अक्षर हैं उनको नंबर्स के साथ जोड़ना है कि कौन सी बात कहां पर जाते हुए दिख रही है। पहला है कि समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण किया जाता है। जी हाँ, जब इलेक्शन होते हैं तो जो मतदाता सूची निकलती है उसको बदला जाता है। क्यों बदला जाता है दोस्तों, क्यों बदला जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं तब, ताकि हम देखते हैं कि हर एक समाज को, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्यों बदला जाता है। हम देखते हैं कि क्यों बदला जाता है, क्योंकि ऐसा संभव हो सकता है कि कुछ लोग जो हों वो आपको दिखता है कि वो पिछले चुनाव के अंदर या तो आपको दिखता है कि वो 18 साल से छोटे थे, अब वो बड़े हो गए तो उनको लिस्ट में ऐड ऑन किया जाता है, उनको लिस्ट में शामिल किया जाता है। और बहुत से लोग उससे अगले इलेक्शन तक आते आते मृत हो जाते हैं तो उनके नाम को लिस्ट से काटा जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि चुनाव के अंदर जो मतदाता सूची होती है उसको अपडेट किया जाता है।
अगला है ना, तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों आप देखते हैं कि वो हमारे चौथे नंबर से आके मिल रहा है। अगला है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देश के अंदर जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें आपको दिखता है कि जो हमारे एससी कम्युनिटी के भाई हैं और जो शेड्यूल ट्राइब यानी कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके लिए सीटों को आरक्षित किया गया है कि वहां से सिर्फ या तो शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट लोग ही लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, ये बात क्यों की गई है आपसे पूछा जा रहा है। इसके पीछे वजह है ताकि समाज का हर व्यक्ति कि जब देश में देश की सरकार बने या फिर आप देखते हैं कि राज्य की विधानसभा की सरकार बने तो उसमें समाज के हर एक व्यक्ति को अपने समाज के अंदर देश के शासन में शामिल किया जा सके। तो हमारे बी का आप देखते हैं कि पहला नंबर बिल्कुल सही बनता है। अगला है कि प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है, कि देश के अंदर जो भी चुनाव है उसमें हर एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा संपत्ति है तो मुझे 2 वोट डालने का मौका मिले, कि मैं बहुत शिक्षित हूं तो मेरे वोट को मुझे एक चुनाव में डबल वोट देने का मौका मिले। नहीं, देश के अंदर आप देखते हैं कि सभी लोगों को, चाहे आप कितने भी अमीर हों, आप कितने भी शिक्षित हों, कितने भी ज्ञानी हों, आप सभी को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार होगा एक इलेक्शन में। ये क्यों दिया गया है आप देखते हैं कि दोस्तों इसके पीछे जो हमारी वजह है हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे वजह है कि ताकि हर एक व्यक्ति अपना प्रतिनिधि को समान तौर पर अवसर मिल सके, है ना, ताकि आपको दिखता है कि सब लोगों को समानता का मौका मिल सके। ऐसा थोड़ी हो कि चुनाव में अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर हो, उसके वोट को डबल मौका मिलेगा, तो ये समानता की बात नहीं करेगा। तो सबको समान दर्शाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला है ना, आप देखते हैं कि प्रत्येक सत्ताधारी को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देती, कि देश के अंदर जो अभी सरकार होगी, करंट सरकार होगी, उसके जो नेता लोग हैं वो चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिखता है दोस्तों इससे तो समानता नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग जो अभी सरकार में नहीं है लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके पास तो वाहन नहीं है, तो उनके साथ असमानता हो सकती है। चुनाव आयोग ये पूरे तौर पर कोशिश करता है कि जब भी इलेक्शंस हो सरकारी वाहनों का, सरकारी संपत्ति का प्रयोग बिल्कुल भी उसमें नहीं किया जाए। अगला सवाल है कि इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले कामों से आखिर तक के कामों में सजाएं। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें होती हैं वो हमें देखा जा रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाता है। जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में आप देखते हैं कि चुनाव होगा उस क्षेत्र से संबंधित आप लोग देखते हैं कि क्या किया जाएगा दोस्तों, उस क्षेत्र में जितने भी लोग 18 साल से बड़े हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। जी हाँ, ये होता है। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया की घोषणा होती है। फिर ये घोषणा हो जाती है कि भाई किस तारीख को चुनाव होने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर चुनाव अभियान शुरू होता है, यानी कि जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो तैयार हो जाते हैं और वो अपने उम्मीदवारों को तैयार करते हैं कि किस व्यक्ति को इस इलाके से लड़ाना है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो अलग अलग नेता लोग चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं वो अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको दिखता है कि वो अपने वादों को बताते हैं कि आपको क्यों चुना जाए, हम आपको अच्छी बिजली देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, जितने भी वादे किए जाते हैं उसके घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े होना चाहते हैं वो चुनाव आयोग के पास जाकर अपना नामांकन कराते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं। फिर आ जाता है दिन इलेक्शन का, मतदान का दिन आ जाता है। इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन के बाद आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद पुनः मतदाता के आदेश दिए जाते हैं। क्या किया जाता है दोस्तों कि री इलेक्शन, आप देखते हैं कि चुनावों की गिनती होती है ना, आप देखते हैं कि पूरे तौर पर जो हमारे वोट होते हैं उनकी गिनती हमें होते हुए दिखती है और उसकी गिनती होने के बाद जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा वोट होते हैं उस इलाके में उसको क्या कर दिया जाता है, उस क्षेत्र का नेता घोषित किया जाता है। तो देश के अंदर चुनाव कुछ इस प्रक्रिया से आप देखते हैं कि कराए जाते हैं। अगला सवाल है कि सुरेखा एक राज्य विधानसभा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। एक महिला है जिनका नाम है सुरेखा और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं। तो इसको कराने के लिए उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले वो ध्यान रखेंगे चुनाव प्रचार का, कि जो भी चुनाव के अंदर आप देखते हैं कि प्रचार किया जाए, जो भी व्यक्ति चुनाव में नेता बनना चाहते हैं तो सुरेखा जी को यह ध्यान रखना होगा कि जो सरकार ने, जो चुनाव आयोग ने तय किया है ना खर्चा, उतना ही खर्चा आप देखते हैं कि उम्मीदवार के द्वारा किया जाए। ऐसा नहीं हो कि उम्मीदवार मुख्य तौर पर बहुत ज्यादा खर्चा करे, उस सीमा को लांगे और उसी के साथ साथ सरकारी मशीनरी का तात्पर्य है कि सरकारी वाहन का या फिर किसी सरकारी संसाधन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी आप देखते हैं कि सुरेखा जी की होगी चुनाव आयोग के दौरान। उसी के साथ उनकी एक और जिम्मेदारी होगी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कि जिस दिन वोटिंग होगी, जिस दिन लोग वोट देने जाएंगे, जैसे बच्चे जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आपको दिखता है कि उनके पास आप देखते हैं कि इनकी ये कोशिश होगी, इनकी पूरी तौर पर जिम्मेदारी होगी कि जो भी व्यक्ति वोट देने जाए उसका मतदान कार्ड या फिर आप देखते हैं कि जो वोटर आईडी कार्ड है ना, उसी को वोट देने का मौका मिले।
और बाहर के किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि वोट देने का मौका नहीं मिले, और वो आपको देखता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति किसी भी साधारण नागरिक को डराए नहीं कि भाई ध्यान से सुनो, तुम्हें हमें ही वोट देना है। ऐसा ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी आप देखते हैं कि उस सुरेखा जी की होगी, जो उस समय उस क्षेत्र की अधिकारी बनाई गई हैं। तो इलेक्शन वाले दिन के बाद आप देखते हैं कि उनकी एक और जिम्मेदारी होगी, वो होगी मतगणना के दिन। मतगणना का दिन का मतलब कि जब वोटिंग हो गई तो फिर जिस दिन वोटों को गिना जाएगा उसके अंदर पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो ईवीएम हो उसके आसपास कोई गड़बड़ी ना हो, कोई जबरदस्ती से उसके अंदर नंबर को इनपुट ना कर दे, तो इसकी भी पूरी आप देखते हैं कि जिम्मेदारी सुरेखा जी की दी जाएगी। और इन चरणों के जरिए सुरेखा जी स्वतंत्र तौर पर, पूरे तौर पर आपको देखते हैं कि स्वतंत्रता के साथ और निष्पक्षता के साथ चुनाव को संपन्न कराएंगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने यहां पर रखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव में विजय उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात है, ये किस अनुपात में जीते, इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में आरक्षण का सुझाव देंगे, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हमें बताई गई है, वो ये है कि अगर आप लोग अमेरिकी समाज को देखते हैं, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और अमेरिका के अंतर्गत जब चुनाव होते हैं तो दोस्तों वहां पर भी हमें अलग अलग समुदाय के लोग देखते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आने वाले ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात यहां पर हमें देखने को मिलती है। अमेरिका के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो अश्वेत लोग हैं, अश्वेत मतलब जो हमें दिखता है ब्लैक लोग, जो काले रंग के लोग होते हैं, आपको दिखता है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में, जो अमेरिका की संसद है, वहां पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों वो 8 हैं, लेकिन वो 13% के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। वहीं हिस्पैनिक समुदाय जो है, हिस्पैनिक जो लोग होते हैं, आपको दिखता है कि जो यूरोप से वहां माइग्रेट करे होते हैं, आपको दिखता है कि वो विधानसभा में वो 5 के करीब हमें दिखता है, लेकिन संसद में आप देखते हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग 13 के करीब है। और जो श्वेत लोग हैं, श्वेत का मतलब कि जो व्हाइट लोग हैं, वो आपको दिखता है कि संसद में 86 के करीब है, 86% के करीब है, और आपको दिखता है कि उनकी पॉपुलेशन 70 है। तो क्या अमेरिका में इन आंकड़ों को देखने के बाद जिनकी संख्या कम है, जैसे आप देखिए जो 13% हैं, जो 13% हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो 13% होने के बाद भी मात्र 8% ही उन्हें मौका मिलता है देश के कानून बनाने में। तो क्या हमें ऐसे लोगों को आरक्षण देना चाहिए कि भाई ये कह दिया जाए कि देश में कुछ ऐसी जगह हो जहां से सिर्फ और सिर्फ अश्वेत लोग ही लड़ेंगे, जहां से सिर्फ और सिर्फ हिस्पैनिक लोग ही लड़ेंगे, ऐसा करना चाहिए? ये आपसे पूछा जा रहा है आंकड़े देने के बाद। तो दोस्तों इस सवाल को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर बहुत अच्छा है कि जी हाँ, हमें लगता है कि अमेरिकी संसद में, समाज में जो वर्ग है ना, उनमें हमें जो प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है वो बड़ा विचित्र सा है। अश्वेत लोग जो हैं और जो हिस्पैनिक समुदाय है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो आबादी में ज्यादा हैं, लेकिन आबादी में ज्यादा होने के बाद भी आप देखते हैं कि उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आप देखिए 13% लोग हैं, मात्र 8% उनको मौका मिलता है देश में कानून बनाने में मौका मिलता है। हिस्पैनिक लोग 13% है, मात्र 5% उनको मौका मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर यह है कि भैया इसके लिए यहां पर आरक्षण की जरूरत है, कि ऐसा कह दिया जाए कि देश में अगर कहीं चुनाव होगा तो कुछ क्षेत्रों में यह कह दिया जाएगा कि यहां पर आरक्षण का मतलब है कि ये सीटें मुख्य तौर पर अश्वेत लोगों के लिए, जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए आरक्षित कर दी गई हैं, या फिर जो हिस्पैनिक लोग हैं उनके लिए आरक्षित की गई हैं। और इसके जरिए हम मुख्य तौर पर अमेरिकी संसद में ये जो समुदायों के बीच में असमानता देखने को मिल रही है उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तत्व बताने हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी और उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। क्या यह बात सही है? बताइए दोस्तों। ऐसा तो नहीं है। देखिए हमारे देश के अंदर जो हमारा चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो पूरी तौर पर स्वतंत्र है ना, किसी के अंडर नहीं आता। चुनाव की तारीख की घोषणा करनी हो, चुनाव आयोग, आप देखते हैं कि जिस दिन चुनाव की तारीख घोषणा हो जाती है तो जो देश का चुनाव आयुक्त होता है उसको हटाया नहीं जा सकता, और चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद ही उस क्षेत्र में जहां पर चुनाव होगा उसकी पूरी पावर चुनाव आयोग के अधीन आ जाती है। और चुनाव आयोग ही क्या करती है दोस्तों, फिर उस क्षेत्र में हर चीज को चलाने की जिम्मेदारी देती है। और चुनाव आयोग देश में पूरे तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दोस्तों आप देखते हैं कि इनके पास पूरे पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं। अगला ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो चुनाव है ना वो लोगों को जबरदस्ती भागीदारी बनाता है, कि लोगों को जबरदस्ती कहा जाता है कि आओ चुनाव में शामिल हो। क्या ये देश का हमारा जो चुनावी सिस्टम है ऐसा है, ये पूछा जा रहा है। हम देखते हैं कि हाल के वर्षों में लोगों ने चुनाव में भागीदारी बढ़ाई है,
और देश में अगर शुरुआत से देखा जाए तो हमारी गरीब जनता है वो चुनाव में भाग लेती रही है। मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय लोग और उच्च क्लास के जो लोग हैं वो उसको लेकर उदासीन थे, वो कभी भाग लेते थे लेकिन नहीं। लेकिन पिछले कई सालों में, लगभग अगर आप 15 से 20 सालों के विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनावों को देखते हैं तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि लोगों को पता चल रहा है कि उनके एक वोट से कैसे उनका राज्य, कैसे उनका देश प्रभावित होता है। तो लोगों को अपनी वोट की कीमत समझ में आ रही है और उनको समझ में आ रहा है कि कैसे उनके एक वोट के जरिए देश बन सकता है मजबूत, कैसे देश आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये बात जो कही जा रही है कि जबरदस्ती लोगों को चुनाव में शामिल किया जाता है, ये नहीं है। आपको दिखता है कि लोग अपनी वोट की कीमत को समझ रहे हैं और इसीलिए वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। अगला सवाल है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी के जो अभी देश में सरकार को चला रही होती है, उनके लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है कि जो चुनाव जीत कर आ चुकी होती है, जो पार्टी चुनाव जीत कर आ जाती है और फिर वो जीतने के बाद देश में सरकार बनाती है, आप देखते हैं कि उनके ऊपर तो हारने का खतरा रहता है, क्योंकि उन्हें काम करना पड़ेगा, है ना। उनको 5 साल के लिए चुना गया है तो 5 साल के लिए उन्हें काम करना होगा। अगर उन्होंने सही काम किया होगा तभी आप देखते हैं कि जनता उनको नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करती है दोस्तों, वोट देती है। वरना तो आपको दिखता है कि उनका हारना तय है। जो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जो हमारी आपको दिखता है कि सत्ताधारी पार्टी जो देश को चला रही होती है, उनका जीतना आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कठिन है, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से काम को करना होता है। अगला सवाल है कि अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। जी हां, चुनाव आयोग चुनावों को निष्पक्ष और आजादी स्वतंत्रता के साथ कराने के लिए बहुत सारे कारगर तरीके अपनाता है ना। और देश के अंदर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं जहां पर कुछ गड़बड़ी हमें होते हुए मिल जाती है, लेकिन उस छुटपुट घटना की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भारत का चुनाव आयोग अपने चुनाव को सक्षम कराने में नहीं है ना। आप देखते हैं कि कुछ कमियां हैं, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके आधार पर हम लोग चुनाव आयोग को आप देखते हैं कि एक अयोग्य संस्थान नहीं कह सकते। अगला सवाल है कि चिनप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा दी गई है। सतबीर को छुआछूत मामले का दोषी माना गया। छुआछूत का मतलब कि वो किसी व्यक्ति से उसकी जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है और क्यों? देखिए, 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्तियों की कहानी, केस स्टडी आपके सामने दी गई है। एक व्यक्ति है भैया चिनप्पा जी ने अपनी पत्नी को परेशान किया दहेज के लिए और उनको जेल भेजा गया और वो चुनाव लड़ने की बात कर रहा है जेल से। वहीं दूसरा व्यक्ति है दोस्तों सतबीर, जिसने किसी दूसरे व्यक्ति से उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया, वो भी जेल में है, वहां से भी वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि अदालत है वो कहती है कि नहीं, हम आपको चुनाव में खड़े नहीं होने देंगे। तो क्या ये उनके देश के जो अधिकार हैं, जो एक मॉरल अधिकार है, उसके खिलाफ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सरकार चलाने का काम अपराधी को नहीं दिया जा सकता। इससे समाज में आप देखते हैं कि गलत संदेश जाता है और ये देश के लिए बुरा होगा। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते कि देश के अंदर जब नेता बनाने की बात हो तो किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने का मौका मिल जाए। हाँ, देश के अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन ये कोशिश ना की जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके की कृत्य करा हुआ हो वो चुनाव में खड़ा हो और फिर वो नेता बन जाए। तो मुख्य तौर पर देश के अंदर अगर समाज को एक संतुलित समाज बनाना है ना, जो देश के लिए बुरा ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम मुख्य तौर पर क्या करें, हम मुख्य तौर पर ऐसे व्यक्ति को चुनने का मौका दे जो एक संतुलित अपनी छवि रखता हो। और आप देखते हैं कि यह फैसला बिल्कुल भी लोकतांत्रिक हमारे नियतों के खिलाफ हमें नहीं दिखता है। तो दोस्तों, यहां से आप सभी को लेके चलेंगे आगे और आप सभी के सामने कुछ और जबरदस्त से जो हमारे प्रश्न होंगे उनको एक एक कर रखेंगे आगे। कुछ क्विज के क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर हम लोग रखेंगे। सवाल नंबर रखा जा रहा है, एक है कि 2013 में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें किस राज्य का अधिकतम वोटर टर्नआउट बनता है। कि हमने देखा था कि 4 राज्यों में हम देख रहे थे कि दोस्तों इलेक्शंस हुए और अब उन राज्यों की अगर बात की जाती है तो वहां पर बड़ी लेवल में आप देखते हैं कि लोग वोट देने के लिए आए थे। कितने प्रतिशत लोग वहां पर हमें दिख रहे थे? ऑप्शन सी 80% लोगों ने उन राज्यों में बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि चुनाव में भागीदारी ली थी। अगला सवाल है कि चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक होते हैं। देखिए, चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक होते हैं कि मुख्य तौर पर जनता को चयन का मौका मिले। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हो चुनाव में या फिर एक ही पार्टी हो, बहुत सारे लोग हों, अलग अलग राजनीतिक दल हो, जो जनता को पसंद आए उसको वो अपना नेता बनाए और उसी के साथ आजादी मिले, कोई डर जबरदस्ती ना हो, डराया धमकाया ना जाए, उसी के साथ निष्पक्ष हो, कोई गड़बड़ी ना की जाए और पूरी आजादी दी जाए। तो अगर इन तरीकों से चुनाव को कराया जाता है तो इनको हम लोग लोकतांत्रिक तरीका कहते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी ये बिल्कुल सही बनता है।
अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि एमएलए कौन होता है। एमएलए जिसे अपन लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग हिंदी में विधायक कहते हैं, है ना। और विधायक कौन होता है दोस्तों, वो व्यक्ति जो मुख्य तौर पर विधानसभा का सदस्य होता है, जो राज्य की विधानसभा के चुनाव को जीत जाता है, उसी को अपन लोग एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधायक कहते हैं। चचा विधायक हैं हमारे। अगला सवाल, वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है। इनमें से वो कौन व्यक्ति है जो वोट नहीं दे सकता। महिला, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत का लोग, विकसित या फिर अपराधी लोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हैं कि ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इनमें से वो कौन व्यक्ति है जिसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। महिला, कोई वैसा व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, क्रिमिनल व्यक्ति हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है। कौन व्यक्ति चुनाव में आपको दिखता है कि खड़ा हो सकता है, ये आपको बताना है। मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल से बड़ी हो, वो भारत का नागरिक हो और वो खुद वोट देता हो। तो ये सभी चीजें आपको दिखती हैं कि उससे संबंधित हैं। उपरोक्त सभी आएगा वैसे यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। हमको दिख रहा है कि दोस्तों, हमें दिखता है कि मुख्य तौर पर चुनाव के लिए वार्ड नामक जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं वो कौन से चुनाव में होते हैं। पंचायत के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, या फिर संसद के चुनाव में। तो जो हमारी पंचायत के चुनाव होते हैं ना, उनमें वार्ड छोटे छोटे आप देखते हैं कि हिस्सों में चुनाव को कराया जाता है। और यहां तक हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के इन सभी बेहतरीन से जो हमारे क्वेश्चंस रहे थे दोस्तों, उसको आप सभी के सामने रखा है। उम्मीद है कि आप सभी के साथ जो डिस्कशन किया गया है ये काफी फायदेमंद रहा होगा। चुनावी राजनीति वाला ये जो हमारा अध्याय था लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत, आप देखते हैं कि पूरे तौर पर होता है कंप्लीट। अब आप सभी के साथ मुलाकात होगी एक नए अध्याय के बारे में, जिसको हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस, जिसका नाम होगा अपवाह, है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों जो हमारा भूगोल वाला पार्ट है, जो हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, वहां पर हम लोग इसको आप सभी के साथ करेंगे डिस्कस। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग अपना ज्योग्राफी का जो चैप्टर होगा अपवाह, उसको करेंगे स्टार्ट। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।